सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एक अद्भुत श्रृंखला लेकर के हम आपके साथ ज्योतिष का ये विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको केवल अपनी जन्म कुंडली में देखना भर है और उसका फलादेश हम आपके साथ बांटेंगे एक वार्ता क्रम से। ना मेरे पास कोई कॉपी है, ना मेरे पास किसी की नकल है और ना कोई पुस्तक है। ये पुस्तक है हृदय की, अध्यात्म की, आपके साथ जुड़ी हुई संवेदनाओं की, प्रेम की और आत्मा तत्व की, आत्मबोध स्वरूप को समझते हुए हम आपके साथ एक क्रमिक वार्ता लेकर चलेंगे। क्या ही अच्छा हो कि आपकी जन्म कुंडली का विस्तार आप स्वयं कर सके, आप स्वयं जान सके। निर्णय तो आपकी अध्यात्म शैली करेगी, आपका स्वभाव करेगा जीवन के सुख का। तो हम इस गंतव्य की ओर चल रहे हैं, जन्म कुंडली के पृथक पृथक भावों को लेकर के हमें कैसे समझना चाहिए, ग्रहों का स्वरूप स्वभाव। अब इस श्रृंखला का जो हम आगाज कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वो श्रृंखला है जन्म कुंडली में पृथक पृथक लग्न में राशियों के अनुसार पृथक पृथक ग्रहों का फलादेश। ये हमारी दूसरी श्रृंखला है। पहली श्रृंखला चल रही है 2 ग्रहों का फलादेश हर घर में क्या प्रतिफल देगी। ठीक है, ये दूसरी श्रृंखला है। अब श्रृंखला को समझे। मान लीजिए आपका मेष लग्न है और मेष लग्न में सूर्य बैठे हों, तो सूर्य का फलादेश आपके साथ क्या होगा। मेष लग्न पे चंद्रमा का फलादेश क्या होगा। बस यही श्रृंखला लेकर के हम आपके साथ चल रहे हैं, ताकि आपको आसानी से अपनी जन्म कुंडली का फलादेश प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना आए। तो सिर्फ और सिर्फ वार्ता के रूप से, कोई विद्वान हूं इस रूप से नहीं। मैं मेरी योग्यता और अनुभव सिर्फ सदगुरु के प्रेरणा से ही आपके साथ बांटता हूं। कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर। आप सब लोगों का प्रेम, आप सब लोगों की यह स्नेह अविरल शब्दावली जो मिलती है टिप्पणी में, वही मेरे लिए दक्षिणा है। तो आप वीडियो ध्यान से देखें और जाने आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के अनुसार आपका स्वभाव। देखिए, चंद्रमा मन होता है, सूर्य आत्मा होता है और मंगल परामर्श, पराक्रम होता है, धैर्य होता है, बल होता है, बुद्ध वाणी होती है, व्यापार होता है, विद्या इत्यादि। बृहस्पति धन, वैभव, पुष्टता, योग्यता, धर्म आचरण, शुक्र भोग, पत्नी, सुख इत्यादि। शनि आपके कर्मों के दंड का विधान, कर्म श्रेष्ठता का प्रकाश देते हैं। राहु वहीं पर अमृतत्व का बोध भी कराते हैं, अपने परायों का बोध कराते हैं। केतु हड्डियों इत्यादि में, चोट मोट इत्यादि में विचार किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी की मेष लग्न में चंद्रमा स्थिति बैठी हुई है, तो उसका जो लग्न है मेष यानी वन, इसको लियो भी बोलते हैं अंग्रेजी में। मुझे अंग्रेजी बहुत कम आती है, क्षमा करना, मैं अंग्रेजी से बहुत दूर हूं। तो आप लोग जब भी कभी टिप्पणी दिया करो तो प्लीज हिंदी में दिया करो, मुझे नहीं आती अंग्रेजी। पुराना आदमी हूं ना, तो बस खाली आप लोगों के साथ रह करके थोड़ा अंग्रेजी समझ लूंगा। तो मेष लग्न है मान लो। अब लग्न का अष्टम स्थान का जो स्वामी है वो मंगल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पंचम भाव का स्वामी सूर्य माना जाएगा, पंचमेश। तो मेष लग्न वालों के लिए एक तो मंगल कारक हो गया, दूसरा सूर्य कारक हो गया, तीसरा देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं कारक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में मंगल के ऊपर, मंगल की राशि में यदि सूर्य
बैठेगा लग्न में, तो मंगल का स्वामी मंगल के साथ सूर्य की मित्रता है, लिहाजा सूर्य उच्च का हो जाता है। यहां पर मेष राशि में जब सूर्य उच्च का होता है और लग्न में बैठेगा, तो जातक के स्वभाव में उग्रता, गंभीरता, उदारता और स्वभाव में विशेष रूप से विद्वता का होता है, थोड़ा गरिमामयी होता है। मेष लग्न में यदि सूर्य लग्न के अंतर्गत बैठेगा, तो जातक का स्वभाव ओजस्वी होगा, सुंदर होगा, गेहुआ रंग होगा, ताम्र वर्ण की तरह होगा। वैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार कलर होता है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में रह करके कोई गोरा तो नहीं हो जाएगा, परंतु उसके अंदर ताम्र वर्ण योग्यता, सूर्य की जैसी प्रखरता होगी। ऐसा व्यक्ति एक संतान यानी एक पुत्र संतान का स्वामी होगा और अपने बच्चों को, समाज को, परिवार को अच्छी शिक्षा देने के काबिल ऐसा व्यक्ति होता है, किसी को गलत शिक्षा नहीं देता। ऐसे लोगों का पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, क्योंकि सूर्य की एक आदत है आग फेंकना, गरम, क्योंकि यह आध्यात्मिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति होगा। जब लग्न में सूर्य बैठा होगा तो इसके पास अध्यात्म चिंतन करने की बड़ी क्षमता होती है। पढ़ा लिखा, वाक्पटु, कुशल, प्रवक्ता भी होता है। अपना नाम यश जिस क्षेत्र में है, चाहे व्यापार क्षेत्र में है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में है, कमाएगा ही कमाएगा, है ना। तो सूर्य लग्न में होना मेष लग्न के लिए उच्चस्थ होने के कारण जातक में प्रशासन, शासन क्षमता, गवर्नमेंट जॉब के योग्यता इत्यादि देता है। बस एक चीज की कमी हो जाती है, जातक के नेत्रों में रोशनी जल्दी कम पड़ सकती है और केश कम हो जाते हैं। यदि कोई और शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो संभवतः केश बिल्कुल ही नहीं होते हैं कभी कभी। तो अगर मेष लग्न में चंद्रमा लग्न के अंतर्गत बैठेगा, तो चंद्रमा चूंकि शुभ राशि का स्वामी है, शुभ स्थान केंद्र पति का स्वामी है, शुभ ग्रह लग्न में हो जाए, जब शुभ ग्रह केंद्राधिपति हो तो उसका कोई प्रतिफल अच्छा नहीं मिलता। तो मेष लग्न में बैठ करके चंद्रमा आदमी को थोड़ा मनमुखी बनाता है, कभी कभी दुखी बनाता है, देखने सुनने में सुंदर होगा, मतलब आग का गोला होगा, सोचता रहेगा, बड़ी इसके अंदर कल्पना रहती है, सुख का, वैभव का सामंजस्य बिठाते बिठाते ये संकल्प विकल्प में लगा रहेगा। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को मातृका सुख होता है, माँ का सुख होता है, परंतु माँ के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती। ये बहुत ज्यादा ऊंचा कद नहीं होता, बहुत डाउन नहीं होता, मदरा भी नहीं होता, मतलब गिट्ठा भी नहीं होता, बहुत लंबा नहीं होता, मध्यम कद का होता है। मेष राशि होगी तो ऐसे जातक का वर्ण अधिक गोरा तो नहीं होगा, परंतु काला नहीं होगा, सौम्य होगा। हाँ, चंचल प्रकृति का होता है, ताक झांक करना, काम क्रीड़ा में बड़ी रुचि रखना इत्यादि का स्वभाव इन जातकों का बन जाता है। तो जिन लोगों की मेष राशि है वो लोग वैसे मनस्वी होते हैं, परंतु सोचते ज्यादा हैं, कभी कभी विद्या अच्छी नहीं प्राप्त कर पाते। लग्न के अंतर्गत चंद्रमा होने से मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि का योग जरूर बनेगा। माँ के साथ तालमेल अच्छा रखेंगे तो सुखी जीवन बीतेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ मंगल आ जाए तो मंगल अष्टमेश हो गया, लग्नेश हो गया। लग्नेश होने के कारण, मूल त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल का प्रभाव कम नहीं होगा, प्रबल होगा। जमीन, जायदाद, संपत्ति इत्यादि का स्वामी जिम्मेदारी टाइप जीवन जीने वाला होगा। सर में दर्द रहा करेगी, बीपी कभी कभी हाई हुआ करेगा। पत्नी के ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा, लिहाजा मंगलिक तो हो ही जाता है। मंगल जब यहाँ होगा तो मातृपक्ष को भी थोड़ा सा डाउन करेगा, परंतु माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे। धन संपत्ति वैभव युक्त राज्य प्रशासन, शासन सत्ता, सरकारी नौकरी इत्यादि की तरफ अगर ये बढ़े तो सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है।
अब हम यहाँ पर मेष लग्न में जिन लोगों की कुंडली है, बुध को देख लेते हैं। बुध यहाँ तृतीयेश भी होगा, ठीक है, और बुध यहाँ पर षष्ठेश भी होगा। लिहाजा षष्ठेश और तृतीयेश होने के कारण बुध दोनों क्षत्रिय स्थान के स्वामी हैं। तो बहुत ज्यादा प्रतिफल तो अच्छा नहीं देगा, अगर बड़ा उच्च का होगा तो प्रतिफल नहीं देगा। यदि इस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक के पास धन संपत्ति पैसा परिवार अच्छा होगा, मित्र यार अच्छे होंगे। जातक में गायन कला निपुणता लेखन कला इत्यादि की क्षमता बहुत होती है। ये बाल की खाल जो है उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तृतीय षष्ठेश होने के कारण शत्रु पक्ष इनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ज्यादातर प्रेस रिपोर्टर इत्यादि की जन्म कुंडली ऐसी पाई जा सकती है। आई थिंक, मेरा विचार है, बाकी मैं आपको थोप नहीं रहा हूं अपनी जो फलादेश की स्थिति है। मैं सिर्फ अपने आप के जो अनुभव हैं वो आपके साथ बांटने का मन कर रहा हूं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान के स्वामी, पुनः नवम स्थान के भाग्येश होने के कारण बड़ा अच्छा प्रतिफल करेंगे। जातक यज्ञ करता, क्योंकि द्वादशेश है, खर्चीला है, यज्ञ करता, भोक्ता, भोगी, पंडित, राजमान्य, शासन सत्ता का अधिकार प्राप्त करने वाला, शिक्षक, उद्घोषक, कथा प्रवक्ता, धर्म कार्य से रुचि और धर्म कार्य से ही कमाई का इसका उद्गम स्थान बन जाता है मेरे विचार से। क्योंकि भाग्यशाली तो है, क्योंकि भाग्येश लग्न में आ गया। यदि बृहस्पति पर सूर्य इत्यादि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर वगैरह बन सकता है, और मैनेजिंग करने का सिस्टम बड़ा अच्छा होता है इसका। पुनः बाल इत्यादि कम होते हैं। पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए शुभ है। 2 बच्चों का योग बनता है, कभी कभी 3 पुत्र होते हैं, और भाग्यशाली तथा धर्मनिष्ठ होता है। अंततः यह व्यक्ति बहुत ज्यादा भोगी तो नहीं होता, परंतु ये व्यक्ति सामान्य भोगी और योगी दोनों होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर मेष लग्न में बैठेंगे तो, अगर शुक्र यहां पर बैठेंगे तो द्वितीयेश होंगे और सप्तमेश होंगे। सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों मारक स्थान के स्वामी शुक्र जातक के जीवन में प्रायः स्पर्धा देते रहेंगे, भोगी बनाएंगे। जातक बहुत ज्यादा खर्चा करेगा तो अपने व्यसनों में खर्चा करेगा, अदरवाइज ये बड़ा कंजूस होगा। मेष लग्न वालों का लग्न में शुक्र बैठना सुंदरता, संपत्ति, अच्छा खान पान इत्यादि का शौक जरूर होगा, लेकिन इनके अंदर भोग बुद्धि होती है। लिहाजा प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं भोग का चिंतन इनका रहता है। फ्री में मिल जाए तो फिर चीजें ले लेंगे, पैसा खर्च करेंगे नहीं। चाहे स्त्री हो, चाहे सांसारिक कोई वस्तु हो, वस्त्र इत्यादि के शौकीन होते हैं, चमक दमक में रहने वाले हैं, खूबसूरत चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। मीठा खट्टा चरफरा खाने का शौक, अच्छा देखने का शौक। फिलहाल शुक्र यहाँ पर बड़ा अच्छा फल तो नहीं देगा, जातक को कहीं ना कहीं कमीना और कलंकी बनाएगा। क्षमा करिएगा, कमीना कह दिया, परंतु मेरे हिसाब से ऐसा मैंने देखा है। कारण क्या है, शुक्र भोगपति है और लग्न में बैठेगा जो कि सूर्य को निस्तेज करता है, तो कलंकी बनाएगा। सूत्र बाद में आपको देते रहते हैं, वैसे फिर भी देंगे। अब यहां पर शनि बैठेंगे तो शनि कहां के स्वामी होंगे ये देखना है। 10वें और 11वें, एक दसमाधिपति एक 11वें पति, दोनों के स्वामी लग्न में बैठेंगे। शनि नीच के हो जाएंगे, सूर्य को यहां निस्तेज कर देंगे। स्वभाव में खुर्रैटपना रहेगा, जबरदस्त गुस्से वाले होंगे, रंग में थोड़ा फीकापन होगा, फेस पे चोट का निशान होगा, पिता के साथ बहुत अच्छी बनेगी नहीं, भोगी प्रवृत्ति होगी, जिस तरफ देखेंगे तो गुस्से से देखेंगे और कम बोलेंगे। प्रायः कई बार इनको पति पत्नी का सुख होता ही नहीं है। भाई बंधुओं से इनकी बहुत ज्यादा बनेगी नहीं, बस अपने आप में एक बादशाहियत करने का स्वभाव होता है शनि का। लिहाजा कर्म स्थान और आय स्थान दोनों को शनि प्रबुद्ध इतना अच्छा तो नहीं करेंगे, और यहां पर शनि बैठ करके आदमी को भोगी योगी बनाएंगे। लिहाजा जातक कुल मिलाकर के शनि से बहुत लाभ नहीं प्राप्त करता। हाँ, धन होता है, लोहा और इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि पर ये पैसा बहुत खर्च करता है, शौकीन मिजाज होता है।
मेष राशि, मेष लग्न में यदि शनि होंगे तो ऐसा फल होगा। राहु अगर लग्न में है तो रंग कलर फेयर नहीं होने देगा। राहु का स्वभाव है जातक जहां भी होगा अपने प्रभाव को बताने का, योग्यता को बताने का स्वभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी, उद्दंड और हर जगह जाकर के अपने झंडे गाड़ने का शौक रखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स, इन चीजों का शौकीन होता है। संतान पक्ष से बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता। संतान पक्ष के ऊपर शासन रखने के कारण ऐसा व्यक्ति फिलहाल कहीं ना कहीं मेहनती जरूर होगा। अपने नाम यश को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पुनः भोगी प्रवृत्ति राहु बनाएगा। लग्न में होगा तो मंगल की राशि में चोट भी देगा, माथे पर निशान देगा, फेस पे भी डार्कनेस आ जाती है। अगर यहां केतु बैठेगा तो केतु भौमत है, मंगल की तरह काम करेगा। पुनः वही स्वभाव में उद्दंडता, जिद्दीपना, परंतु धर्मनिष्ठ होगा, विचारक होगा और बोलेगा अपनी सत्यवाणी ही, चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे प्रसन्न रहे। पत्नी का सुख कम हो जाता है, पत्नी के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती, परंतु कहीं ना कहीं इसके अंदर भोग वृत्ति भी होती है। यह भी भोगी स्वभाव का होगा। जब पंचम भाव से केतु की एक दृष्टि जाती है पंचम स्थान पर, तो उदर रोग, पेट के रोग, आंतों के रोग, हड्डियों के रोग, ऑपरेशन इत्यादि, और पत्नी के घर को देखने के कारण पत्नी के साथ थोड़ी वैमनस्यता इत्यादि रहती है। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रदर रोग इत्यादि होने का भय रहता है। जातक के सिर में भी दर्द रहता है और सिर पे चोट लगती है। और एक चीज है कि ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक चरण में बड़े कष्टों से अपने जीवन को बिताता है। अंत में वो धर्मनिष्ठ होकर के साधु पुरुषों के साथ रह करके अपने समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करता है। ऐसे में जातक बड़े बुजुर्गों का यदि मान सम्मान रखे, कोढ़ी, अपाहिज, अपंग, दीनहीन व्यक्तियों की अगर सेवा करे तो ये जातक सुख में जीवन बिताता है। इस प्रकार से नवग्रहों के बारे में लग्न के अंतर्गत जो मैंने चर्चा की, ये सिर्फ मेरा अपना एक संकल्प है और मेरी अपनी एक सोच है, वो मैंने आपके साथ बांटी। कितनी सच है, कितनी झूठ है, तो आप कुंडली देखने के बाद, अपनी कुंडली देखने के बाद बताएंगे कहां तक सच है, कहां तक नहीं। खोजबीन जारी रहेगी। अभी इसी तरह से हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। और हाँ, जब हम कोई किसी के रोग को पकड़ सकते हैं तो रोग को मिटाने की क्षमता भी रखते हैं। मैं अपने बारे में नहीं कहता हूं। जब आप जन्म कुंडली देखना सीख लेते हो, जब आप जान जाते हो ग्रहों का स्वभाव, तो ग्रहों के अनुसार आप अपने उपाय भी कर सकते हो। मेरा प्रयास यही है कि आपको सहजता से, सरलता से जो कुछ बता पाऊं, अपने इस आयु के मुताबिक उठती हुई, उड़ती हुई श्वासों के साथ आपको कुछ बोल पाऊं, वो देता रहूं। एक मेरा प्रयोजन है। बाकी यश कीर्ति की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं जो जानता हूं आप लोगों को बता दूं। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। और अब हम लेते हैं विदा। पुनः मिलेंगे अगले वृष राशि लग्न के अंतर्गत बैठे हुए सभी ग्रहों के बारे में क्या चर्चा होगी वो समझना है हमने, हर राशि के ऊपर सभी ग्रहों का। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।